वो बेयकीनी से रिसीवर को देखे गई जो इसके हाथ से छूटकर नीचे झूल रहा था। इसके कानों में इंस्पेक्टर साहब के अल्फाज गूंज रहे थे। माविया वो भागती हुई ड्राइवर के क्वार्टर के पास गई और ज़ोर-ज़ोर से क्वार्टर का दरवाज़ा बजाने लगी। छोटी बीबी क्या हुआ आपको? ड्राइवर नींद में आंखें मलता हुआ हैरत से हया को देखकर पूछने लगा। शायद हमें अस्पताल चलना है, जल्दी चलो, एड्रेस मैं गाड़ी में बताऊंगी। हया ने अपने आंसू को रोकते हुए मुश्किल बोला। मगर बीबी जी, इस तरह सब खैरियत है? ड्राइवर अभी भी हैरत में था। बातों पर टाइम नहीं, शायद जल्दी चलो, अब हया ने चीखते हुए कहा। शाहिद गाड़ी की चाबी लेकर आया तो हया कार में बैठी। माविया की पता नहीं कौन कौन सी बातें इसको याद आ रही थी और रोई जा रही थी। जैसे ही झटके से कार अस्पताल के सामने रुकी, हया भागती हुई अस्पताल के अंदर गई। रिसेप्शन से मालूम लेकर वो भागती हुई रूम में आई और दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर माविया नीचे पैर लटकाए हुए बैठा था। डॉक्टर इसके हाथ में पट्टी बांध रहे थे। इनके बराबर में नर्स खड़ी थी और दूसरी तरफ रूम के कोने में दो इंस्पेक्टर। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर माविया समेत सबकी नज़रें दरवाजे पर गई। माविया एकदम हया को देखकर हैरत से खड़ा हो गया। हया रूम के अंदर आई और रोती हुई माविया के गले से लग गई, जिस पर माविया सबको देखकर एकदम सटपटा गया। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हो माविया, तुम्हें ज़रा भी कोई एहसास नहीं है मेरा? झूठ बोलते हो, कोई प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे। अगर प्यार होता तो यूँ मेरी जान को हल्का नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें पता है कितना डर गई थी मैं। हया माविया के गले लगते हुए रोते हुए नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और माविया बारी बारी सबकी शक्लें देख रहा था। इंस्पेक्टर साद और कांस्टेबल जो कि सर ने नीचे झुकाए बिना आवाज़ के यकीनन हंस रहे थे। 4 कदम के फासले पे खड़ी नर्स मुसलसल हंसी रोकने के चक्कर में लाल हो चुकी थी और डॉक्टर साहब का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था, मगर उन्होंने चेहरे पे संजीदगी कायम रखने की भरपूर कोशिश की हुई थी। हया, मैं ठीक हूँ, माविया ने नरमी से कहते हुए इस बाजू से थामकर पीछे हटाना चाहा, जिस पर वो टिस से मिस ना हुई। अगर अब तुमने मेरे साथ इस तरह मज़ाक किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें शूट कर दूँगी माविया। वो वैसे ही गले लगे हुए बोली। खबर किसने दी थी? माविया ने साद की तरफ देखते हुए पूछा। सर जी, वो मैं संजय जी। इंस्पेक्टर साद ने गला खंगार कर बोला। शट अप साद, माविया ने घूरते हुए से कहा। डॉक्टर ने सबको इशारे से रूम से बाहर जाने के लिए कहा। सब रूम से बाहर निकले तो डॉक्टर साहब खुद भी रूम से बाहर निकले, मगर दरवाज़ा बंद करना नहीं भूले। सबको रूम से बाहर जाता देखकर और रूम का दरवाज़ा बंद देखकर माविया ने लंबा सांस खींचा और हया की कमर के गिर्द अपना एक बाजू हायल किया। मेरी शेरनी, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे शेर को बस गोली चोकर निकली है। माविया के कहने पर हया ने माविया से अलग होना चाहा तो माविया ने इसकी कमर पर हाथ की गिर्द सख्त कर दी। अब क्या फ़ायदा, अब सब तुम्हारी मोहब्बत के नज़ारे देखकर एंजॉय करके जा चुके हैं, अब ऐसी खड़ी रहो थोड़ी देर। माविया के बोलने पर हया ने सर उठाकर इसे देखा तो माविया इसको देखकर मुस्कुराया। तुम्हें वाकई कुछ नहीं हुआ? हया ने इसको देखते हुए पूछा। बेबी, तुम्हारे सामने सही सलामत तो खड़ा हूँ, माविया ने इसके होठों को छूते हुए कहा। हया की नज़र इसके बाजू पर गई। आस्तीन पर खून के निशानात और बाजू पर बंधी हुई पट्टी। हया ने पट्टी पर सुर्ख धब्बा देकर इसे ज़ोर से दबाया, जिससे माविया दर्द से बुरी तरह चल पड़ा। हया, माविया ने गुस्से में इसे देखकर इसका नाम पुकारा। क्या हया? हाँ, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं हुआ ना? हया ने भी इसको गुस्से में देखते हुए कहा। इसके इस तरह गुस्सा करने पर माविया की हंसी आ गई। मेरे सामने ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, चुप करके लेटो बेड पर। अंकल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुमने सबकी नाक में दम कर रखा हुआ है। यहाँ आते हुए मुझे पता नहीं क्या-क्या ख़्याल आ रहे थे, कौन-कौन सी बात है याद आ रही थी तुम्हारी। मुझे आज हार्ट अटैक कराने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हया इसको बेड पे लेटाते हुए एक दफ़ा फिर नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और माविया मुस्कुराहट दबाए इसी को देख रहा था। पूरी हवलदारनी लग रही हो इस वक्त, माविया ने मुस्कुराकर हया से कहा। हया जो इसको चादर उड़ा रही थी, इससे पहले उसको जवाब देती रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, कम इन। माविया की आवाज़ पे दरवाज़ा खुला। खज़र, नाइमा और सनम रूम के अंदर दाखिल हुए। अब के नाइमा और सनम रोने लगी। एक दफ़ा फिर जज्बाती सीन शुरू हो गया। मॉम, गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या हो गया आप सबको? माविया ने इन दोनों को चुप कराते हुए कहा। थोड़ी देर में ही वहीं पर जैन हूर के साथ ही बिलाल, फ़िज़ा, हादी भी पहुँच गए। जैन और बिलाल के मिलने के बाद हादी माविया के पास आया। सनम माविया के पास ही बैठी थी। हादी ने एक नज़र इसको देखा, फिर माविया से इसकी तबीयत का पूछा, जिसका माविया ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। अंकल, आप सब लोग कैसे आए? हया ने खिज़र से पूछा। तुम्हारे निकलने के बाद वॉचमैन ने बताया था कि तुम रोते हुए ड्राइवर के साथ गई हो। ड्राइवर को कॉल करने पर सूरत हाल का पता चला तो फिर मैंने ही जैन को फ़ोन करके बताया। बेटा, तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था। हसन ने हया को तफसील से बताया। अंकल, मैं इतना घबरा गई थी, बस कुछ समझ में नहीं आया।
हया ने खिज़र को देखते हुए कहा। खिज़र को हया का माविया का यूँ एहसास करना बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी बेटी हो तुम। माविया ने जो तुम्हारे साथ किया इसके बावजूद। अंकल प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इस बात को दोबारा मत दोहराइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मा पापा को कुछ पता चले। मैं अपने माँ पापा की नज़र में माविया के लिए हमेशा रिस्पेक्ट देखना चाहती हूँ। हया ने आहिस्ता से खिज़र को बोला, हमेशा खुश रहो। खिज़र ने हया के सर पर हाथ रख कर कहा, ये सब कैसे हुआ? हादी ने माविया को देखते हुए पूछा। अवैश राजी को अरेस्ट करने के ऑर्डर मिले थे, इसको पहले से खबर हो गई थी, इसलिए फ़रार होने के चक्कर में इससे गोली चल गई, मगर इसका निशाना चौंक गया। खैर, अरेस्ट तो इसे कर लिया गया है। माविया वैसे तो ऑफ़िशियली बातें किसी को नहीं बताता था, मगर हादी के पूछने पर इसने आहिस्ता आवाज़ में बताने लगा, कुछ हासिल नहीं है इस तरह अपनी जान मुश्किल में डाल के, सिर्फ़ परेशान करने वाली बात है अपने घरवालों को और ख़ुद को। क्या सिला मिलेगा? बस वर्दी पे 2-4 सितारों में इज़ाफ़ा हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। खिज़र को जो कि गुस्से में भरा हुआ था, माविया के किस्से सुनाने पर शुरू हो गया। कैसी बात कर दी खिज़र तुमने? मैं तुम्हारी बात से 1% भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अगर सब अपनी जान की परवाह करने लग जाएँगे, तो फिर मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? तुम्हें तो फ़ख्र होना चाहिए अपनी औलाद पर। और भाभी आप इस तरह परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को। माशाल्लाह जवान है, बहादुर है आपका बेटा। ज़ैन ने खिज़र के बोलने के बाद नाइमा को देखते हुए कहा, जो कि चेहरे से अभी भी परेशान लग रही थी। थोड़ी देर के बाद ज़ैन, हूर, बिलाल और फ़िज़ा ने इजाज़त ली और वहाँ से चले गए। मावी ने नोट किया हादी वक़्फ़े-वक़्फ़े से सनम को देख रहा था और जो मुसलसल सर झुकाए सोफ़े पे नाइमा के साथ बैठी थी। हादी ने रात में सनम का नंबर काफ़ी देर ट्राई किया, मगर सनम का नंबर ऑफ था। डैड मैं यहाँ कंफ़र्टेबल नहीं हूँ, घर जाना चाहता हूँ, आप डॉक्टर से बात करें। मावी ने बेजार होकर खिज़र से बोला। खिज़र सर हिलाकर रूम से बाहर निकला। थोड़ी देर में अस्पताल की फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करके माविया को डिस्चार्ज कर दिया गया। खिज़र ने कॉल करके ड्राइवर को बुलाया और अपनी गाड़ी लेकर ऑफ़िस निकल गया। सनम तुम ऐसा करो हादी के साथ आ जाओ, क्योंकि हादी सनम को छोड़ दोगे घर? नाइमा और हया गाड़ी में बैठ गई थी। सनम बैठने लगी तो माविया ने सनम को बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ सनम। हादी ने कहा। सनम माविया को देखने लगी। माविया ने आँखों के इशारे से इसे हादी की गाड़ी में बैठने को कहा। वो चुप करके हादी की गाड़ी की तरफ बढ़ गई तो माविया भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सनम हमारे साथ नहीं आ रही? हया ने माविया को देखते हुए सवाल किया। हाँ, हादी छोड़ देगा, तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, बस अपने 2 टके के पुलिस वाले पर ध्यान दिया करो। माविया ने आखिरी बात सरगोशी में हया के कान में कही। हया ने माविया को उबरू चुका कर देखा। बात क्यों नहीं करनी थी तुम मुझसे? सनम के गाड़ी में बैठती हादी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, मुझे आपसे किसी भी मौजू पर बात नहीं करनी। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए प्लीज़। सनम ने बिना हादी को देखे इससे कहा। गाड़ी में मौजूद टेप ऑन किया ताकि वो मज़ीद कुछ ना बोल सके। सनम 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 रे तू मेरा सनम हुआ रे करम ने तेरा मुझ पे करम हुआ रे। गाने के बोल पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। हादी मुस्कुराया। सनम ने चैनल चेंज किया तो दूसरा सॉन्ग स्टार्ट हुआ। कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं और सनम ओ सनम मेरे सनम। दोबारा गाने में अपना नाम सुनकर इसने चेप कर हादी को देखा और मुस्कुराता हुआ ड्राइविंग कर रहा था। सनम ने दोबारा चैनल चेंज किया। जितने भी तो कर ले सनम, हंस हंस के सहेंगे, हम पे प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम। सनम ने घूर के टेप को देखा और दोबारा चैनल चेंज किया। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हम, तेरी कसम। सनम ने टेप बंद करना चाहा तो हादी ने इसका हाथ पकड़ लिया। किस किस का मुंह कराओगी? सबके सब मेरे दिल की हालत बयान करते रहेंगे। हादी ने इसका हाथ पकड़ के अपने होठों से लगाना चाहा तो सनम ने फ़ौरन अपना हाथ हटा लिया। माना कि मैं सीधी हूँ, मगर इतनी कि नहीं कि आपके फ़िल्मी डायलॉग बोलकर मुझे पागल बनाएँ। आपके दिल में मैं कहीं भी नहीं हूँ, ये बात मुझे मालूम हो चुकी है, इसलिए आप मुझे उल्टी-सीधी वज़ाहत देकर बहलाने की ज़रूरत नहीं है। सनम के कहने की देते हादी ने कार एक झटके से इसके घर के पास रोकी। सनम उतरने लगी, तभी हादी ने इसका हाथ दोबारा थामा। नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम सीधी नहीं बल्कि बेवकूफ़ हो पूरी। वैसे अगर मैं फ़िल्मी डायलॉग बोल रहा हूँ तो कौन है मेरे दिल में? वज़ाहत देना पसंद करोगी? ज़रा मुझे भी तो पता चले। हादी ने वैसे ही इसका हाथ थामे हुए संजीदगी से सनम से पूछा, हया भाभी इन्हीं से शादी करना चाहते थे ना आप, और यही वजह है ना मेरे भाई से नफ़रत की? सनम ने शिकवा भरी नज़रों से इसको देखते हुए कहा, सबसे पहली बात, मुझे तुम्हारे भाई से कोई नफ़रत नहीं है, वक़्ती गुस्सा था, ओके। और रही बात शादी की, तो ठीक है मैं करना चाहता था हया से शादी, मगर अब तुम मेरी बीवी हो इसलिए मैं तुम्हें हर बात की वज़ाहत दूँगा। हादी ने इसका हाथ छोड़ते हुए कहा, मैंने सुना था मगर आज यकीन हो गया है, लड़की की किस्मत इसकी माँ जैसी होती है। मॉम ने भी सारी ज़िंदगी डैड के नाम से कर दी। डैड ने हमेशा हूर आंटी को अपने दिल में बसाए रखा और मेरी जिससे शादी हुई इसके दिल में भी पहले से कोई और बसती है, यानी हूर आंटी की बेटी। इन दोनों माँ बेटों ने हम दोनों माँ बेटों का जाने अनजाने में ही सही मगर हक मारा है। सनम गाड़ी से उतरकर रोती हुई अंदर चली गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? अवेश राजी ने साहिर से पूछा, जो कि जेल में मुलाकात करने आया था।
ऑफ कोर्स डैडी आपसे मिलने आया हूँ। कैसे हैं आप? क्या हाल कर लिया आपने 1 हफ्ते में अपना? साहिल ने बाप की हालत पर तरस खाते हुए बोला, ये हालत मैंने नहीं बल्कि इस एएसपी ने मेरी बनाई है। मौका से फ़ायदा उठाकर बदला तो मैंने ले लिया था, इससे मरा नहीं होगा मगर तड़प ज़रूर होगा अस्पताल में मेरी गोली खाकर। अभी शहराजी ने हकारत से ज़िक्र करते हुए साहिर को बताया, कुछ नहीं हुआ इसे डैड, किस्मत अच्छी है, इस साले की गोली भी छूकर निकल गई, लेकिन अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा जो सारी ज़िंदगी याद रखेगा और तड़पेगा। साहिर ने बदले की आंख में जलकर कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे साहिर, कम से कम जब तक मैं बाहर ना जाऊँ। वकील ने अभी तक कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया मुझसे? बेल के कागजात तैयार कराओ इससे। अभी शहराजी ने साहिर को कहा, कैंसिल हो गई है बेल आपकी। इस साले ने बुरी तरह घेरा है। जितने भी एविडेंस मिले हैं सब आपके खिलाफ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स हैं। आपके दोस्त भी पीछे हट गए, कोई मदद को तैयार नहीं, सब बर्बाद कर दिया इसने। और आप मुझे कह रहे हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। साहिर ने गुस्से में कहा, शायद तुम जोश से नहीं होश से काम लो। तुम्हारा कोई भी कदम गलत मुझे तो क्या तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा। तुम इस वक्त मुल्क से बाहर निकलने की करो जल्द से जल्द। अवश्य शराजी ने अपने जज़्बाती बेटे को मशवरा दिया और अपने बेटे की जज़्बाती नेचर को खूब समझता था। ज़ब्त कर लिया गया था मेरा पासपोर्ट, जब तक आपके खिलाफ केस चल रहा है मुल्क छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बताया तो है, बहुत बड़ा जाल बिछाया इस एसपी ने। साहिर बोलता हुआ वहाँ से चला गया। साहिर रुको, मेरी बात सुनो, अभी कुछ गलत मत कह करना। अवश्य राजी ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, मगर जब तक साहिर जा चुका था। मम्मा पापा मैं आप दोनों को बहुत मिस करूँगी। हया ने ज़ैन और हूर से मिलते हुए बोला, माविया है ना बेटा तुम्हारे पास, वो तुम्हारा ख़्याल रखेगा और तुम इसका ख़्याल रखना। ज़ैन ने हया को प्यार करते हुए कहा। ज़ैन, हूर, बिलाल, फ़िज़ा और ख़िज़र और नईमा ग्रुप की सूरत में हज की अदायगी के लिए जा रहे थे। माविया, हया, हादी और सनम इनको छोड़ने एयरपोर्ट पर आए हुए थे। बस सनम, काफ़ी दिन तुम्हारे पास रह ली बेटा, अब तुम्हें हाथी के साथ जाना चाहिए, वो अकेला कैसे मैनेज करेगा। नायमा ने सनम को प्यार से समझाते हुए कहा, जी मॉम। सनम ने एक नज़र हाथी पर डाली जो उसी को देख रहा था, फिर नज़र झुकाकर नायमा को जवाब दिया, मॉम डैड आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करेगा, मैं ऑफ़िस देख लूँगा डैड। आप ऑफ़िस की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए और घर और आपकी बहू को अच्छे से संभाल लूँगा, आप फ़िक्र ना करें। माविया की बात पर जहाँ अफसरदा शक्ल लिए हुए हया ने इसको घूर कर देखा, वहीं ख़िज़र, नाइमा के साथ ज़ैन, हूर भी मुस्कुरा दिए। सनम बेटा, मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, तुम अपना दिल साफ़ कर लो हादी की तरफ से। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जाती, रिश्ते मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं इस तरह दूरियों से। हादी को अपनी बात करने का मौका दो, वो तुम्हारे लिए वाक़ई बहुत परेशान है। प्लीज़ अब घर चले जाना इसके साथ। फ़िज़ा ने आहिस्ता आवाज़ में सनम को अपनी तरफ से समझाया, जी आंटी, आप बेफ़िक्र होकर हज की अदायगी और अपना फ़र्ज़ अंजाम दें। मैं एक अच्छी बीवी बनकर अपना फ़र्ज़ पूरा करने करूँगी। सनम ने आहिस्ता आवाज़ में फ़िज़ा से बोला, मम्मा बाबा आप दोनों एक-दूसरे का बहुत ख़्याल रखिएगा। हादी ने बिलाल और फ़िज़ा से बोला, और तुम अपना और हमारी बहू का ख़्याल रखना। बिलाल ने हादी को देखते हुए कहा, अनाउंसमेंट हुई तो सब अलविदाई कलामात अदा करके आगे बढ़े। क्या हो गया बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, इस तरह उदास होगी तो फिर मेरा क्या होगा। मावी ने हया के शोल्डर पर हाथ रखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा, जो कि ज़ैन हूर को दूर जाता देखकर रोने वाली हो गई थी। फिर क्या प्रोग्राम है, चलना है घर या अभी भी मैके रुकने का मूड है? हादी ने सनम को देखते हुए संजीदगी से पूछा। 1-2 दिन में भाई के साथ आ जाऊँगी, मावी सनम ने सर झुकाते हुए कहा। मावी और हाया भी इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए। सनम, आई थिंक तुम्हें अब हादी के साथ अपने घर जाना चाहिए। हादी अकेला है इसे और उसके घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मावी ने सनम को देखते हुए संजीदगी से कहा, ओह! तो अब आपके घर से मेरा ताल्लुक नहीं है जो मुझे अपने घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं। सनम ने आँखों में आँसू लाते हुए माविया को देखकर कहा, सनम, माविया का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। हया ने बोलना चाहा, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपसे नहीं अपने भाई से बात कर रही हूँ। सनम ने बदतमीज़ी से हया को बोला, जिस पर हया का चेहरा एकदम उतर गया। माविया ने पहले सनम को हैरत से देखा, फिर इसके माथे पर शिकन उभरी। सनम, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? हादी, जो इतनी देर से खामोश था, एकदम सनम से बोला, ओह! आपको तो बुरा लगेगा ही। सनम ने हादी को देखते हुए कहा। हादी इसकी बात का मफ़हूम समझकर ज़ब्त करके रह गया। देखो सनम, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मगर हकीकत यही है, लड़की का असल घर इसका मैका नहीं ससुराल होता है, इसके शौहर का घर। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच कौन-सी ऐसी बात हुई जिसकी वज़ह से तुम हादी से नाराज़ होकर यहाँ पर आ गई हो, मगर वो तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए। बेहतर ये है मियाँ-बीवी के बीच का मामला वो दोनों आपस में सॉल्व करें। सनम, तुम मैके 100 दफ़ा आओ, मगर इस तरह हादी से नाराज़ होकर नहीं।
तुम अभी और इसी वक्त हादी के साथ जा रही हो अपने घर। और एक बात और, हया का किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं। वो सबके साथ फेयर है। आइंदा इससे इस लहजे में बात नहीं करना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। माविया के क्या बात करने पर सनम आंखों में शिकवा और नमी लिए वहाँ से निकल गई। हादी इसके पीछे जाने लगा। जब माविया ने इसे पुकारा, रुको हादी। माविया के पुकारने पर हादी ने पीछे मुड़कर देखा और चलता हुआ माविया के पास आया। अगर तुम दोनों के रिश्ते में मेरी या हया की वजह से दरार आ रही है, तो तुम सना को सारी हकीकत बताकर इसकी गलतफहमी दूर कर दो। मावी ने उतरे हुए चेहरे के साथ हादी से कहा, अच्छा, अगर इसे हकीकत पता चल जाएगी तो फिर क्या होगा? अपने भाई के कारनामे जानकर तो वो मजीद गिल्ट फील करेगी और मैं इसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देख सकता, क्योंकि इस सारे मामले में सनम का कोई लेना देना नहीं। ये भी तो हो सकता है सब कुछ जानने के बाद वो तुमसे मजीद नाराज़ हो जाए, और तुम्हारा चेहरा तो अभी से उतरा हुआ है। हकीकत मालूम हो जाएगी तो मजीद इसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर पाओगे? हादी ने माविया से सवाल किया। तुम दोनों के बीच तो सब ठीक हो जाएगा ना? मैं चाहता हूँ सनम तुम्हारे साथ खुश रहे, माविया ने हादी से कहा। और तुम दोनों को ये नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक होना चाहिए? साले बहनोई हो तुम दोनों, किस तरह एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हो। कोई दूर का रिश्ता रिश्ता नहीं, बहुत करीबी रिश्ता है तुम दोनों का। अब सब लोग नोट करते हैं तुम दोनों को। हया ने बीच में मदाखलत की तो वो दोनों नजरें चुराने लगे। माविया पहल करने से कोई झुक नहीं जाता, बड़े ज़र्फ़ कहलाता है, हया ने माविया को देखते हुए कहा। माविया ने एक नज़र हया को देखा और फिर हादी को। हादी की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाए। हादी एक पल लगाए बगैर इससे बगैर गैर हुआ। मैं अपने रवैये की तुमसे एक्सक्यूज़ करता हूँ और तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। तुमने सनम को खुश रखा, इससे मेरे किए का बदला नहीं लिया। प्लीज़ आगे भी सनम का ख़्याल रखना, इसकी गलतफ़हमी दूर कर दो। वो नाराज़ है मगर चाहती है तुम्हें। माविया ने गले मिलते हुए हादी से कहा, सनम मेरी बीवी है, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं इसका ख़्याल रखूँ। और रही बात बदला लेने की, तो मैं इतना ज़ालिम हरगिज़ नहीं हूँ जो भाई का बदला बहन से लेता। इस बात की फ़िक्र नहीं करो, मैं इसे मना लूँगा, हादी ने माविया से को देखते हुए कहा। वैसे तो तुम दोनों ही दो कौड़ी के इंसान हो, मगर इस तरह बात करते हुए अच्छे लग रहे हो। हया ने हँसते हुए इन दोनों से कहा। हादी हया की बात पर हँसा तो माविया ने हँसी दबाकर हया को घूरा। ओके, अब तुम दोनों इजाज़त दो, मेरी बेगम यकीनन गाड़ी में बैठी आंसू बहा रही होगी। इन दोनों से मिलता हुआ हादी चला गया। तो जानम चलें हम भी। माविया ने हया को देखते हुए कहा, थोड़ी देर रुकते हैं, यहाँ पर रौनक है यहाँ। हया ने माविया को देखते हुए कहा, मेरा इस रौनक में रोमांस करने का कोई इरादा नहीं। गोली क्या छू कर गई है मुझे? तुमने मेरे छूने पर पाबंदी लगा दी और जाकर खुद मैं के बैठ गई। माविया हया का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ लेकर आया। मा, माविया बाबा मम्मा इतने दिनों के लिए जा रहे थे, इसलिए सिर्फ 2 दिन इनके पास रुकने के लिए गई थी। हया ने माविया को जताते हुए कहा, सिर्फ 2 दिन, और इन 2 दिनों में पता है मुझ में विटामिन के की कितनी कमी हो गई थी। माविया ने शिकवा करते हुए हया से कहा, और ये विटामिन के किस में पाया जाता है? हया ने माविया से पूछा। ये किस में नहीं, किस में पाया जाता है? माविया ने मैंने ख़याजी से इसको देखते हुए कहा। तुम वाकई 2 टके के पुलिस वाले हो, तुम्हें भी हज पर जाना चाहिए सबके साथ। हया ने अपनी हंसी दबाकर इसको मशवरा दिया। चलेंगे, जाना वहाँ पर भी हाजिरी देंगे, मगर पहले बबलू डबलू चन्नू मन्नू पप्पू गुड्डू पिंकी शिंकी को आ लेने दो। माविया गाड़ी स्टार्ट करते हुए हया से बोला, ये सब लोग कौन है और कब आ रहे हैं? हया ने हैरानगी से माविया को देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स जानम, ये सब हमारे बच्चे हैं और इन सबको लाने के लिए हमें आज से ही कोशिश करनी पड़ेगी। माविया ने अपना प्लान बताया तो हया ने घूर कर माविया को देखा, जिस पर वो हंस दिया। हादी सनम को लेकर घर पहुंचा। रास्ते में दोनों में कोई बात नहीं हुई। घर आकर वो चुपचाप घर की सीढ़ियों पर बैठ गई और सामने लॉन को देखने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद हादी सनम के पास आया, वहीं सीढ़ियों पर इसके पास बैठ गया और इसी को देखने लगा। सनम ने जैसे ही वहां से जाने के लिए पर तोले तो हादी ने इसका इरादा भांपकर इसका हाथ पकड़ा। ये बहुत गलत बात है सनम, कि तुम मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दे रही हो, हादी ने शिकवा करते हुए सनम से कहा। बोलने के लिए बचा ही क्या है हादी, मुझे किसी तरह की भी वजाहत की ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मवाद के मोहब्बत की। आप पर एतबार किए, अपने घर वालों का सोचे बिना इतना बड़ा कदम आपकी मोहब्बत में उठाया, बदले में मुझे किसी तीसरे बंदे से ही सुनने को मिलता है। आप हया भाभी से शादी, आवाज़ लड़खड़ाने से आगे से बोला नहीं गया। सनम, सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक फितूर निकाल दो कि मैं हया से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे भाई से नफ़रत की वजह हया है। ये ठीक है, मैं हया से शादी का ख्वाहिशमंद था, बचपन से इसे जानता
जानता था, देखता आया था, अच्छी लगती थी हया मुझे। मुझे लगता था वो और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। मगर फिर हया और माविया की शादी हो गई, जिसका मुझे दुःख भी हुआ। सनम, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, सही है, सही अच्छा हया अच्छी लगती थी, मगर मैंने रियलाइज़ किया वो मेरी किस्मत में नहीं थी। इस बात को मैं दिल का रुख बनाकर बैठ जाता या इसकी मोहब्बत में जोग ले लेता और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता। ऐसे मेरे नज़दीक कमज़ोर, बेवकूफ़ इंसान करते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुम हया से मुख्तलिफ नेचर, आदत व तो अतवार की थी, मगर अच्छी लगी। फिर मुझे पता चला माविया तुम्हारा भाई है, तो मैं खुद से तुम्हारी तरह बड़ा। बेशक इस वक़्त मेरी नीयत ठीक ना हो, क्योंकि मैं भी कोई फ़रिश्ता सफ़ नहीं, मगर जब तुमसे मैंने निकाह किया, मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत साफ़ थी। ये मत पूछना कि माविया से मेरा क्या बैर था। वो जो भी था अब ऐसा कुछ भी नहीं है। माविया और हया अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन है। मेरी दुआ है इन दोनों के लिए वो हमेशा खुश रहें। मुझे हया पसंद थी। अगर मेरी इससे शादी होती तो मैं इससे मोहब्बत करता, मगर मेरी शादी तुमसे हुई है। तुम बीवी हो मेरी और मेरी मोहब्बत भी, क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत से हादी को अपना आदी बनाने में कामयाब हो चुकी हो। हाजी जो इतनी देर से इसका हाथ था, मेरे से सारी बातें कर रहा था, आखिर में इसका हाथ अपने होठों पर रखा। उस दिन तुमने गाड़ी में कहा तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मॉम की तरह है। बहुत गलत बात की है तुमने। तुम्हारे डैड का इल्म नहीं, मगर तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। सनम ने हादी की आंखों में देखा तो इसे हादी की आंखों में लफ्ज़ों में सच्चाई महसूस हुई। बदगुमानी के सारे बादल छट गए। आई एम सॉरी हादी, मैं वाक़ई बेवकूफ़ हूँ जो आपको भी परेशान किया और ख़ुद भी परेशान रही। सनम ने हादी को देखते ही अपनी गलती का एतराफ़ किया तो वो मुस्कुरा दिया। इतने दिन तुम मुझसे नाराज़ रही हो और मुझे परेशान रखा। अभी अगर मैं 1 घंटे के लिए तुमसे नाराज़ हो जाऊँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, फ़ौरन रोने बैठ जाओगी और मेरा मसला ये है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। हादी के शिकवा करने पर भी सनम को इस पर प्यार आया। आई लव यू हादी, सनम ने हादी को देखते हुए कहा। इस आई लव यू का जवाब मैं यहाँ नहीं बल्कि रूम में दूँगा, चलो अंदर, हादी ने खड़े होते हुए कहा। इसकी बात पर सनम की नज़रें झुक गई। हादी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो सनम इसका हाथ थामती हुई सीढ़ियों से उठ गई और दोनों घर के अंदर चले गए। अरे यार! ये कार को क्या हो गया? कार से थोड़ी दूर गाड़ी अचानक रुकी। माविया ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश तो की तो स्टार्ट नहीं हुई। क्या हो गया अचानक? हया ने पूछा। पता नहीं बेबी, रोको चेक करता हूँ। माविया उतरकर बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। चल उतर गाड़ी से जल्दी। अचानक साहिर की कनपट्टी पर पिस्टल रखता हुआ बोला। काफ़ी दिनों से वैसी किसी मौके की तलाश में था जो इसके हाथ में आ जाया था। हया ने खौफ से पिस्टल अपने ऊपर देखी तो जल्दी से गाड़ी बाहर से निकली। कार तो ठीक हो गई थी, मगर साहिर की आवाज़ में माविया ने जल्दी से कार का बोनट नीचे किया। वहीं खड़े रहो एएसपी, वरना सारी की सारी गोलियां इस खोपड़ी में घुसेड़ दूंगा। साहिर की धमकी ने माविया के कदम रोके। इसको छोड़ दो साहिर, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। माविया ने साहिर को देखते हुए कहा तो हया का रंग खौफ से उठ चुका था। मैंने और मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमें बर्बाद कर दिया तूने, और ये साली, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा और 2 थप्पड़ मार चुकी है मेरे मुंह पर। तुम दोनों को आज मैं ऐसा मजा चखाऊंगा जो सारी जिंदगी याद रखोगे। एएसपी, तुम दोनों हाथ ऊपर उठाकर सामने खड़े हो जाओ और तुम चल कर बैठो मेरे साथ गाड़ी में। माविया ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए। हया ने घबरा कर माविया को देखा। माविया ने आंखों ही आंखों में हया को तसल्ली दी। साहिर हया की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। माविया की नज़र नीचे पड़े हुए पत्थर पर थी। इससे पहले वो अपना सोचा हुआ कदम उठाता, हया ने अचानक पीछे मुड़कर साहिर को धक्का दिया। वो गिरा तो हया माविया का नाम पुकारकर इसकी तरफ दौड़ी। हया वहीं रुको, माविया चीखा। साहिर ने हया पर फायर किया। गोली की आवाज़ के बाद हया की चीख फिजा में गूंजी। माविया ने फटी फटी आंखों से हया का वजूद नीचे ज़मीन पे गिरते देखा। हया, माविया चीखता हुआ हया के पास आया। हया, आंखें खोलो प्लीज़। माविया घुटनों के बल बैठकर हया का सर अपनी गोद में रखा। माविया की आवाज़ पर इसने आंखें खोली और फिर दोबारा बंद कर ली। माविया ने सर उठाकर साहिर को देखा। इसकी आंखों में खून उतर आया। हया को वापस लिटाकर वो साहिर की तरफ पलटा। साहिर का इरादा हया पर गोली चलाने का नहीं था, सिर्फ डराने के लिए पिस्टल इसके ऊपर रखी थी। वो खुद शॉक्ड हो गया, इससे गोली कैसे चल गई। माविया को अपनी तरफ आता देखकर वो मजीद घबरा गया। पिस्टल वहीं फेंक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। कैसे मारा तूने इसे, बोल। माविया ने इसे पकड़कर मुक्कों और घूंसों की बरसात इस पे शुरू कर दी। 87 मुक्कों खाने के बाद, 8-7 मुक्कों खाने के बाद वो लाखिर हो गया था। मगर माविया का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसने साहिर का गिरा हुआ पिस्टल उठाया। 3 से 4 फायर साहिर के सीने पर, उसके तड़पते हुए वजूद पर पिस्टल फेंक कर दोबारा हया की तरफ बढ़ा। हया, आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हया की सांसें बहुत मध्यम रफ्तार में चल रही थी। इसने आंखों में आई नमी साफ करके हया को उठाकर कार में लिटाया। कांपते हुए हाथों से कार स्टार्ट की। कितनी बार सिग्नल तोड़े, अपनी गाड़ी यहाँ वहाँ मारता हुआ अस्पताल पहुंचा।
रात का आखिरी पहर था। अस्पताल के कॉरिडोर में इस वक्त सन्नाटा था। माविया वहाँ तना बैठा हुआ था। टिटकी बांधकर ऑपरेशन थिएटर की जलती हुई लाल बत्ती को देख रहा था। इसका रुआ रुआ ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हया के लिए दुआ गो था। अगर इसे कुछ हो जाए तो, ये सोच जहन में आते ही माविया को भी अपनी सांस थमती हुई महसूस हो रही थी। वो खुद अपने आप को जिंदगी और मौत के बीच किसी जगह महसूस कर रहा था। इसके कपड़े अभी भी खून से रंगे हुए थे। इसने आप ही अपनी फतराई हुई आंखें बंद की तो कानों में फजर की अजान की आवाज़ गूंजी। हाँ, मुझे खुदा से इसकी ज़िंदगी मांगनी चाहिए, बल्कि इसको नहीं, खुद अपने आप की ज़िंदगी। ये सोच आते ही माविया वहाँ से उठ गया और अस्पताल के पास बनी मस्जिद में चला गया। माविया जब मस्जिद से फजर की नमाज अदा करके वापस लौटा तो डॉक्टर ने इसे हया की ज़िंदगी की नवीं सुनाई, जिसे सुनकर इसकी जान में जान आई। डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? माविया ने तशक्कुर भरी नज़र से डॉक्टर को देखते हुए बेकरारी से पूछा। जी, अभी थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद माविया ने एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया। हया को रूम में शिफ्ट करने के बाद माविया रूम में हया के पास आया। हया ने आंखें खोलकर इसको देखा। माविया ने इसके माथे पर अपने होंठ रखे और काफ़ी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। फिर इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करती हो। तुम्हें ज़रा भी कोई एहसास नहीं है मेरा, झूठ बोलती हो तुम कि तुम्हें कोई प्यार है, न प्यार नहीं है मुझसे। मुझसे प्यार होता ना तो यूँ मेरी जान को हल्का नहीं करती। तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माविया हया का हाथ थामकर थोड़े दिन पहले इसकी बोली हुई बातें वापस इससे बोल रहा था। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि आज माविया की आँखों में हल्की सी नमी थी और हया के चेहरे पर इसकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट। डर गए थे ना? हया ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। बहुत ज़्यादा। माविया ने एक बार फिर आंखों में आई हुई नमी को साफ किया। अच्छे नहीं लग रहे हो इस तरह रोते हुए। हया इसको देखती हुई बोली, जैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस तरह लेटी हुई। माविया ने इसका हाथ अपने होठों पर रखते हुए कहा। थोड़ी देर गुजरने के बाद हादी और सनम रूम में आए। भाभी, ये क्या हो गया आपको? सनम आगे बढ़कर हया के पास है, उसका हाथ थामकर परेशानी से कहने लगी। हादी माविया से मिलता हुआ हया को देखकर कहने लगा, क्या तुम दोनों मियाँ बीवी ने ठेका ले रखा है हम सबको परेशान करने का? हादी के बोले गए जुमले पर हया के साथ माविया भी हल्का-सा मुस्कुरा दिया। भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की, बहुत बुरा रवैया रखा जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। सनम को अपनी बातें और रवैया जो चंद दिनों से हया के साथ अख्तियार किया होता याद आया तो हया से माफ़ी माँगी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई बुरा नहीं लगा, तुम मेरी बहुत प्यारी नंद हो। हया ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई कैसे हैं आप? सनम उठकर माविया के पास आई। ठीक है गुड़िया, तुम नाराज़ हो मुझसे? माविया ने सनम से पूछा। मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ भला? सनम माविया के गले लगते हुए बोली, क्या आंटी अंकल को बताया तुमने? आदि ने माविया से पूछा। नहीं, फ़िलहाल तो नहीं बताया और ना ही कोई ऐसा इरादा है बताने का। सब लोग वहाँ पर परेशान हो जाएँगे, इनकी इबादत में खलल पड़ेगा। हादी के पूछने पर माविया ने इसे जवाब दिया। मस्जिद से आने के बाद माविया ने हादी को फ़ोन करके रात वाला वाक़या बता दिया था। वैसे ये भी अच्छा है हया, 2 दिन तुमने अपने मियाँ की खिदमत की, अब पूरे 1 महीने तक इससे खिदमत लो फिर तुम। हादी दोबारा हया को देखते हुए कहा। एक दफ़ा फिर चारों मुस्कुरा दिए। 5 साल बाद। गुड मॉर्निंग बेबी। रोज़ मामूल की तरह वह जॉगिंग से वापस आया तो सोई हुई हया को अपने अंदाज में गुड मॉर्निंग करके जगाया। हया ने नींद से भरी हुई आंखें खोलकर माविया को देखा। बेबी, मैं सारी ज़िंदगी में तुम्हें ही जगाता रहूँगा। मेरा दिल भी चाहता है कि कभी तुम भी सुबह मेरे अंदाज में जगाओ। माविया मनी ख़याजी से कहता हुआ मजिद हया के ऊपर झुका। क्या माविया, तुम रात को भी मुझे सोने नहीं देते? दिन में तुम्हारे दोनों अफलातून मुझे ख़वार करते रहते हैं और अभी मुझे जगा दिया। और वैसे भी कुछ चीज़ें तुम पर सूट करती हैं, लिहाज़ा जगाने का काम तुम ही किया करो। पीछे हटो, तुम्हारे सपूतों को भी तैयार करना है स्कूल भेजने के लिए। हया ने जमाई रोकते हुए माविया से कहा, मेरे दोनों लाज दुलारों को इनकी दादी तैयार कर रही हैं स्कूल के लिए। कितनी बार कहा है, तुम बस अपने इस 2 टके के पुलिस वाले पर ध्यान दिया करो। माविया ने इसे वापस लौटाते हुए कहा। 5 साल बाद भी माविया की मोहब्बत में हया के लिए कोई फ़र्क नहीं आया था। अलबत्ता 4 साल पहले इसकी ज़िंदगी में हनान और मनान ट्विन्स की सूरत में ज़रूर आए थे। बकौल खिज़र के वो दोनों अपने बाप से भी कोई पहुँची हुई चीज़ थे। मनान हया और खिज़र का लाडला था और शरारतों में अपने भाई हनान से कम, मगर बातों में सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाला। इसने अपनी फूफो को पहले ही बता दिया था कि मिनाल मेरी और हनान के लिए आप एक और मिनाल जैसी डॉल लेकर आएँ। जबकि हनान माविया और ज़ैन का चहेता था। वो ज़्यादातर अपने नाना-नानी के पास पाया जाता था और हूर की नाक में खूब दम करके रखता था। जहाँ सबकी सोच आखिर ख़त्म होती थी, वहीं इसकी शरारतें शुरू होती थी। इसको कंट्रोल करना भी सिर्फ़ माविया के बस का काम था। जबकि हादी और सनम के पास 3 साल पहले मिनाल की सूरत एक खूबसूरत-सी बेटी पैदा हुई और 6 माह पहले कुब्बूस अब्बास ने इन दोनों की फ़ैमिली कंप्लीट कर दी।